हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अप्रैल बैच के नीट के फिज़िक्स के पेपर पीएबीटी का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स डिस्कस इट। ओके, एज यू कैन सी और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉर्क ऑफ अ फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट क्या होगा। टॉर्क पूछा है, फोर्स वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। तो हमें पता है कि टॉर्क वेक्टर जो होता है, जो टॉर्क वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। सो आई कैन से हियर आई कैप जे कैप के कैप। ओके, फोर्स आर पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है तो 7 3 1 एंड देन फोर्स वेक्टर इज 3 1 5। अब यहाँ से अगर देखोगे हम तो ये 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, माइनस जे ये 35 माइनस 3 विच इज 32 हो जाएगा, प्लस के ये 7 माइनस 9 विच इज माइनस 2 हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 14 आई कैप माइनस 32 जे कैप माइनस 2 के कैप। दैट मीन्स और आंसर कौन सा होगा, 14 आई कैप माइनस, ओके वन मिस्टेक आउट ऑन हियर, इट्स माइनस 3 कैप है। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक्चुअली होगा 15 माइनस 1 विच इज़ 14, ये 35 माइनस माइनस 3 विच इज़ 35 प्लस 3 विच इज़ 38 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 7 माइनस माइनस 9, 7 प्लस 9 विल बिकम 16। सो हमारा आंसर एक्चुअली होगा 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप प्लस 16 के कैप। So which is first option. Going to next question. A couple produces, couple जब भी लगते हैं, couple what is couple? couple के जब भी दो equal and opposite forces लगते हो, okay, but वो दोनों forces co-linear ना हो, तो at that time क्या होगा कि because forces are equal, तो force अगर equal है मतलब net force तो zero होगा, तो translational motion नहीं होगा, only rotational motion होगा। so answer क्या आएगा, purely rotational motion, which is B option. Going to next, for a system to be in equilibrium, the torques acting on it must balance. This is true only if the torques are taken about. तो कोई भी सिस्टम हम नेट टॉर्क अगर जीरो हो तो बैलेंस होती है, बट टॉर्क कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो कोई भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आंसर नेट टॉर्क ऑलवेज जीरो आएगा तो एनी पॉइंट ऑन द सिस्टम, और जो आउटसाइड है डी ऑप्शन आएगा एक्चुअली। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट अबाउट द ओरिजिन। तो वापस हमें टॉर्क फाइंड करना, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वापस क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप, पहले आर वेक्टर पुट करेंगे तो 3 2 3 एंड फिर फोर्स वेक्टर 2 माइनस 3 4। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8 माइनस माइनस 9, 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 कितना होता है 17 माइनस जे कैप 12 माइनस 6 प्लस के कैप माइनस 9 माइनस 4। सो ये हो जाएगा 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 13 के कैप। मीन्स आंसर आएगा सी ऑप्शन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मीटर स्क्वायर बैलेंस इज एट द 40 सेंटीमीटर मार्क। मतलब एक मीटर स्क्वायर है, स्केल है, जो बैलेंस कहाँ पर हो रही है, समवेयर हियर, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर मार्क पर। ओके, दिस डिस्टेंस इज 40। When weights of 10 ग्राम and 20 ग्राम are suspended from 10 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पर एक वेट सस्पेंड किया which is of 10 ग्राम। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। दूसरा एक वेट यहाँ पर सस्पेंड किया 20 सेंटीमीटर पर। ओके, सो आई कैन से ओके, मीटर्स का मतलब ये टोटल डिस्टेंस होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। दिस इज़ 10 ग्राम एंड दिस इज़ 20 ग्राम। ओके, और ये जो जहाँ पर उसको बैलेंस किया है वो 40 सेंटीमीटर पर है।
एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी दैट विल लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. सो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ द मीटर स्क्वायर स्केल. तो देखो यहाँ पर एक्चुअली जो फोर्स लगेगा विच इज़ 20 G के इक्वल लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो 10 G के इक्वल होगा, एंड यहाँ पर जो वेट लगेगा वो कितना होगा, दैट इज़ mg. ओके, एंड यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R. तो बिकॉज इट इज़ राइट नाउ इन इक्विलिब्रियम, तो आई कैन से दैट नेट टॉर्क जीरो होगा. अगर नेट टॉर्क जीरो लेंगे तो टॉर्क कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, बट बेटर होगा कि हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करें. ओके, इसके रिस्पेक्ट में हम टॉर्क लेते हैं. तो ये वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क लेंगे तो ये 10G वाला जो फोर्स होगा, बिकॉज ये जो वेट है वो टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लगाएगा, इस साइड लगाएगा, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आई विल राइट 10G मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द मीटर फ्रॉम द नाइफ एज. सो ये जो डिस्टेंस है वो 30 के इक्वल है. सो इंटू 30 प्लस ये वाला जो वेट होगा 20G, उसका टॉर्क कितना लगेगा, तो 20G मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, दैट इज 20. फिर रिएक्शन फोर्स बिकॉज पॉइंट से ही पास हुआ, मतलब उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा. mg कितना टॉर्क लगाएगा, तो mg टॉर्क इस साइड लगाएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कितना गैप है कि 10 का गैप है, तो माइनस mg इंटू 10 लिखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ये g तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. सो 300 प्लस 400 माइनस 10m इक्वल टू 0. सो हमारा आंसर आ जाएगा 10m इज इक्वल टू 700. तो m की वैल्यू आ जाएगी 70 ग्राम. दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Two discs of same material and thickness of radii 0.2 and 0.6 meter. The moment of inertia about their axis will be in the ratio of. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड करना है. ओके, मटेरियल सेम है, थिकनेस भी सेम है, रेडियस डिफरेंट है. तो रेडियस अगर डिफरेंट है दैट मीन्स आई कैन से दैट फर्स्ट डिस्क का अगर m1 r1 स्क्वायर होगा, सेकंड डिस्क का m2 r2 स्क्वायर बाई 2 होगा. तो 2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. मास डिफरेंट होगा, रेडियस भी डिफरेंट है. अब मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो मास विल डिपेंड ऑन द, बिकॉज मास सेम नहीं होगा. ओके, तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, एंड यहाँ पर भी लिख देंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया. तो ये कैंसिल हो जाएगा. एरिया फर्स्ट एरिया को लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर, एंड यहाँ पर एरिया को लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर. सो फाइनली ये r1/4 अपॉन r2/4 हो जाएगा. r1 और r2 में गिवन है 0.2 एंड 0.6, तो यहाँ पर 0.2 अपॉन 0.6 होल/4 लिख दूंगा. सो दैट इज 1/3 होल/4, एंड 1/3 होल/4 कितना हो जाएगा, 1/81 के इक्वल हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा. ओके, तो अ वेरी इजी क्वेश्चन होगा ना, बट यहाँ पर ध्यान रखना कि मास हमें गिवन नहीं है तो मास सेम भी नहीं होगा. ओके, मास विल बी डिफरेंट. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A circular disc is about to be made by using iron and aluminum so that it requires maximum moment of inertia about its geometrical axis. It is possible when, तो हमारे पास एक आयरन है और एक एल्यूमिनियम का पीस है. ओके, वो यूज़ करके हमें 2 डिस्क बनानी है, एक आयरन के डिस्क और एक एल्यूमिनियम के डिस्क, एक कंबाइंड डिस्क बनानी है एक्चुअली. तो कब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटेस्ट होगा, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर्स इन अल्टरनेट ऑर्डर, मतलब आयरन फिर उसके ऊपर एल्यूमिनियम फिर आयरन के ऊपर एल्यूमिनियम. बट ऐसा करने जाएंगे हम तो ओवरऑल मास एक्सिस से बहुत कम डिस्टेंस पर होगा. ओके, थिकनेस बढ़ जाएगी बट मास डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस जो होगा डिस्क का वो कम होगा. एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट, तो एल्यूमिनियम इंटीरियर में रखेंगे और आयरन उसके आजू बाजू रखेंगे. ओके, तो कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल्स बनाएंगे. फिर थर्ड वाला है आयरन एट इंटीरियर एंड एल्यूमिनियम सराउंडिंग इट, आयरन अंडर एल्यूमिनियम भाग. एंड लास्ट है शीट ऑफ आयरन इज यूज्ड एट बोथ एक्सटर्नल सरफेस एंड एल्यूमिनियम शीट एज इंटरनल लेयर्स. शीट ऑफ आयरन इज यूज्ड एट बोथ एक्सटर्नल सरफेस एंड एल्यूमिनियम शीट एज इंटरनल लेयर्स. सो इसमें एक्चुअली सबसे बेस्ट क्या होगा कि देखो ये वाला केस राइट होगा. ओके, बिकॉज एल्यूमिनियम बाहर अगर होगा तो एल्यूमिनियम हैवी होता है, तो ज़्यादा मास एक्सिस से दूर होगा और कम मास एक्सिस से अंदर होगा.
और उस टाइम पर जो डिस्क का रेडियस होगा वो मैक्सिमम होगा। ये दो केस में डिस्क का रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट ये वाले केस में बिकॉज एल्यूमिनियम बाहर होता है, एल्यूमिनियम लाइटर होता है तो एंड आयरन हैवियर होता है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से कम डिस्टेंस पर होगा, जबकि ये वाले केस में मास ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। सो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मैक्सिमम। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस अबाउट इट्स सेंटर। तो सेमी सर्कुलर रिंग है, मास एम है और रेडियस आर है, तो सेंटर के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बिकॉज सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स डायरेक्टली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली एम आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ए ऑप्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज आई, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन इट्स प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस कौन से जो ओ से पास हो रही है परपेंडिकुलर है, तो वो आई है। तो ये वाली एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो उसका प्लेन में है, उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये हमें फाइंड करना है। लेट्स कॉल इट ए डैश। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है कि ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में ए है, आई है, ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओके तो ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, जो डायमीटर से पास हो रही है। तो एज यू नो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो, अगर मैं पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करूँ, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या करेगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, तो अगर ये वाली एक्सिस आई जेड है तो ये दोनों एक्सिस आई एक्स एंड आई वाई हो जाएगी। तो बिकॉज ये दोनों एक्सिस आइडेंटिकल है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। सो आई जेड में आई ले लूंगा और इसको 2i डैश लिख देता हूँ। ओके, तो आई डैश कितना मिल जाएगा, i/2, मतलब ये दोनों एक्सिस, ये एक्सिस या ये एक्सिस जो डायमीटर से पास हो रही है, ओके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, i/2 होगा। अब ये वाले एक्सिस का अगर i/2 है, ये वाले एक्सिस का कितना होगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि IG प्लस mx स्क्वायर। ओके, ये वाले एक्सिस का मुझे पता है, ये वाले एक्सिस का फाइंड किया, ये वाले एक्सिस का हमने कितना फाइंड किया था, i/2, तो मैं IG की जगह पर i/2 पुट कर दूंगा। ओके, मास हमें नहीं पता, बट हम मास हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कितनी होती है, mr²/2 होता है। ओके, सो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि mr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i। ओके, और यहाँ पर देखो x किसके इक्वल होगा, x मतलब दोनों एक्सिस का डिस्टेंस वो r के इक्वल होगा, तो आई कैन राइट हियर mr²। तो mr² की जगह पर मैं लिख दूंगा 2i, सो आंसर आ जाएगा 5/2i। दैट मीन्स ए ऑप्शन आएगा। A wheel of mass 10 kg has a moment of inertia of 160 kg meters about its own axis, the radius of gyration। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 160, रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होता है, mk² एंड दैट इज 160। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन k फाइंड करना है, m की वैल्यू हमें पता है कि 10 के इक्वल है, तो यहाँ से मुझे k² मिल जाएगा 16 और k मिल जाएगा 4। So D option. 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side length L. The radius of gyration of the system about its axis perpendicular to the square. मतलब यहाँ पर देखो ऐसे 4 पॉइंट्स है, लेट्स कॉल इट A B C D। ओके, जो स्क्वायर के वर्टेक्स पर लाई कर रहे हैं, सबका मास m m m m है और इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग टू इट्स सेंटर, मतलब ये वाली एक्सिस जो है परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में हमें रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे कि देखो ये पॉइंट मास जो कितने डिस्टेंस पर एक्सिस से, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं फाइंड करूँगा तो इसके L/√2 के इक्वल आएगा, ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाला मास बिकॉज L/√2 डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m × L/√2 स्क्वायर।
इसका भी सेम होगा m इंटू एल बाई रूट टू स्क्वायर, इसका भी सेम होगा m इंटू एल बाई रूट टू स्क्वायर, और डी पॉइंट का भी क्या होगा m इंटू एल बाई रूट टू स्क्वायर। सबका एडिशन करेंगे ना मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, तो इट विल बी 4m एल स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा 2m एल स्क्वायर, एंड i जो होता है वो m के स्क्वायर के इक्वल होता है, बिकॉज यहाँ पर 4 मास है तो यहाँ पर 4m के स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो कंपेरिजन करेंगे, तो के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2l स्क्वायर बाई 4 और के स्क्वायर विल बी l स्क्वायर बाई 2, तो के की वैल्यू मिल जाएगी l बाई रूट 2। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 point masses are located at the vertex of an equilateral triangle of length A. The moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through M1 is, तो 3 point masses, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ A है। The moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle, पासिंग थ्रू M1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में, ये वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो देखो ये वाला जो मास है, पॉइंट मास M1, वो ऑलरेडी एक्सिस पर ही लाई करता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डेड मास विल बी 0। M2 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो M2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस इज a बाई 2, तो आई विल राइट M2 इंटू a बाई 2 स्क्वायर, प्लस ये वाला जो मास है M3, उसका भी डिस्टेंस कितना है a बाई 2, तो a बाई 2 स्क्वायर, सो डेट विल बिकम M2 इंटू a स्क्वायर बाई 4 प्लस M3 इंटू a स्क्वायर बाई 4। सो हमारा आंसर हो जाएगा M2 प्लस M3 इंटू a स्क्वायर बाई 4। That means A option आएगा। Going to next question. Rectangle ABCD where BC is equal to AB, the moment of inertia along which axis will be minimum. तो कौन से एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, तो ये एक्चुअली ये x है, तो ये 2x है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब मैक्सिमम होगा, जब मास सबसे हाईएस्ट, आई विल से कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फर्स्ट अगर मैं एक्सिस लूँ लाइक BC, तो BC ये वाली एक्सिस है। सेकंड BD एक्सिस कौन सी है, BD एक्सिस इज दिस। फिर HF है, फिर एक HF है। HF कौन सी है, ये वाली दिस इज ये वाली, और लास्ट कौन सी एक्सिस है, विच इज EG। तो EG इज दिस एक्सिस। तो देखो चार एक्सिस में से किस में सबसे कम डिस्टेंस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली BC तो आंसर है, बिकॉज BC से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है मास। BD की अगर बात करें तो BD के में भी देखो, तो अगर ये गैप जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू दी अदर एक्सिस। अगर मैं EG की बात करूँ, EG की, तो EG से एक्चुअली जो गैप है वो सबसे कम होगा, ओके। EG से कितना डिस्टेंस होगा, x बाई 2 होगा, जबकि EF से कितना गैप होगा, x डिस्टेंस होगा। तो सबसे कम डिस्टेंस पर मास किसका है, कि EG का है। सो आवर आंसर विल बी D ऑप्शन, ओके। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two loops P and Q are made from a uniform wire. The radii of P and Q are R1 and R2 respectively, and the moment of inertia I1 and I2 respectively. Phi2 by I1 is 4 and R2 by R1 is तो दो लूप्स हैं, दोनों यूनिफॉर्म वायर से बनाए हुए, ओके, दोनों सेम यूनिफॉर्म वायर से बनाए हुए हैं। तो सेम यूनिफॉर्म वायर से बनाए हुए हैं, ओके। सो रेडियाई ऑफ P and Q कितना गिवन है, रेडियाई ऑफ P and Q R1 and R2 है।
सो लेट्स से द लेंथ ऑफ द वायर इज एल. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं लेंथ ऑफ द वायर कितना है, एल है. लूप सब मतलब रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I2 बाई I1 अगर मैं लिखता हूँ तो दैट इज mr स्क्वायर अपॉन m1 r1 स्क्वायर एंड दैट इज गिवन बाय 4 ईयर. R2 बाई R1 हमें फाइंड करें, मास के कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है. ओके, बट आई कैन से दैट जो बिकॉज सेम वायर है तो डेंसिटी सेम होगी. सो मास को मैं लिख सकता हूँ लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ अपॉन लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर. अब L2 बाई L1 दैट वी डोंट नो, बट L2 किसके इक्वल होगा, L2 विल बी इक्वल टू 2 पाई R2 के इक्वल होगा और L1 किसके इक्वल होगा, 2 पाई R1 के इक्वल होगा. ओके, सो आई विल राइट L2 की जगह पर मैं 2 पाई R2 लिख देता हूँ एंड L1 की जगह पर 2 पाई R1, दैट इज द सर्कमफरेंस. सो ये कैंसिल हो गया, R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 क्यूब हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4. तो R2 बाई R1 कितना मिल जाएगा, R2 बाई R1 हमें मिलेगा 4⁻1/3 क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो. सो आवर आंसर विल बी बी ऑप्शन विच इज. उसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज हाई फॉर 4 सच स्फीयर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस x एक्सिस डैश. तो सॉलिड स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है I. अब नॉर्मली सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2/5 mr स्क्वायर होता है. ओके, 4 such spheres are arranged as shown in the figure. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस x एक्स डैश. अब ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर दोनों एक्चुअली ऑलरेडी एक्सिस जो है वो सेंटर में से पास हो रही है, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I होगा, इसका भी I होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा. अब वो ये जो स्फीयर्स है, ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड करना होगा, बिकॉज हमें जो 2/5 mr स्क्वायर है वो उसके सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसका अवेलेबल है. ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से x एक्सिस डैश के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो फाइंड करना है. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि I डैश इज इक्वल टू IG प्लस mx स्क्वायर. IG उसका पता है कि I के इक्वल है, m मास ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, x इज r स्क्वायर. अब यहाँ से मैं mr स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि mr स्क्वायर कितना होगा, 5i/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I प्लस 5i/2. सो आवर आंसर विल बी 7i/2. और सेम नीचे वाले स्फीयर का होगा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा कि वो जो दो अर्लियर स्फीयर थे उसका 2i प्लस ये वाला जो स्फीयर्स है जो एक्चुअली एक्सिस से थोड़े एसेंट्रिक है, ऊपर और नीचे जो दोनों स्फीयर्स है उसका कितना हो जाएगा 2 × 7i/2. सो आवर आंसर विल बी कितना हो जाएगा, 9i. सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. Moment of inertia of a sphere of mass m and radius is r is I, keeping m constant. If a graph is plotted between I and r, then its form would be. तो स्फीयर का mr स्क्वायर होता है 2/5 या 2/3, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो I और r का रिलेशन क्या होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है. ओके, तो I प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, मीन्स द ग्राफ विल बी लाइक this. I proportional to r स्क्वायर मतलब y proportional to x स्क्वायर, y proportional to x स्क्वायर. एंड एक्चुअली तो इसका ग्राफ होगा I वर्सेस r ग्राफ, वो ऐसे होगा, सॉरी. तो और आंसर भी डी ऑप्शन. Three particles are situated at the on a light and rigid rod along y-axis as shown in the figure. If the system is rotating with an angular velocity 2 radian per second about x-axis, then the total kinetic energy of the system is. The total kinetic energy of the system find करने हैं. 3 particles हैं.
तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस हाफ I3 ओमेगा 3 स्क्वायर, बिकॉज तीन का ओमेगा तो सेम ही होगा, तो डेट मीन्स मैं ओमेगा कॉमन निकाल सकता हूँ, अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 हमें कितना लेना है, I1 इज द फर्स्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 4 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो I1 हो जाएगा 4 इंटू 3 स्क्वायर तो 36, I2 हो जाएगा ये सेकेंड मास का 2 इंटू 2 स्क्वायर डिस्टेंस तो 8, और I3 हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर, सो विच इज 48। तो 36 प्लस 8 प्लस 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 2 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 36 प्लस 8 इज 44, 44 प्लस 48 कितना हो जाएगा, दैट इज 92। So our answer will be 184, which is B option. On account of melting of ice at the north pole, the moment of inertia of spinning earth will be. तो अगर नॉर्थ पोल पर जो आइस है, लेट्स से दिस इज द पोल, ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पर अगर जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जो वाटर होगा वो फ्लो के इस साइड आएगा, इक्वेटर की तरफ आएगा, सो ऑब्वियसली कि जो एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा जो मास पहले एक्चुअली जीरो डिस्टेंस पर था, अब वो मास दूर चला जाएगा, तो मास दूर जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, तो और आंसर क्या आएगा, इंक्रीजेस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द ग्राफ बिटवीन आई एंड डी विल बी, तो ये थ्योरम के रिस्पेक्ट में अगर आई और डी का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये y इज इक्वल टू mx² प्लस सी के इक्वल समथिंग होगा, दैट मीन्स के अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x² हो तो ग्राफ पैराबोला होता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, लाइक दिस, ओके। सिर्फ अगर y इज इक्वल टू x² होता है तो ऐसा होता, बट प्लस सम कांस्टेंट भी है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब द ग्राफ विल लुक लाइक दिस, तो और आंसर आएगा सी ऑप्शन। वी हैव टू स्फीयर्स, वन ऑफ विच इज हॉलो and other solid, they have identical masses and moment of inertia about the respective diameter. तो the ratio of the radius, मतलब दो spheres है, moment of inertia दोनों का क्या है, सेम है, ओके। इसका moment of inertia, because first one is hollow, तो hollow का moment of inertia हो जाएगा 2/3 mr1 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2/5 mr2 स्क्वायर, m and 2 will get cancel, तो r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर हो जाएगा 3/5, या r1 बाय r2 हो जाएगा √3/5, that is our C option. Going to next question. 1/4 sector is cut from a uniform circular disc of radius r. The sector has mass m and is made to rotate about a line perpendicular to the plane and passing through the center of the original disc. Its moment of inertia about the axis of rotation is. तो डिस्क को अगर कट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, डिस्क को कट करेंगे सेक्टर के फॉर्म में, सेल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, जो डिस्क की फॉर्मूला वही यूज़ करनी है, विच इज mr²/2, ओके। सेक्टर का मास m ही है, रेडियस आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, mr²/2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। A circular disc A of radius r is made from an iron plate of thickness 3 and another circular disc B of radius 4r is made from an iron plate of thickness 3/4. The relation between the moment of inertia I and IB. तो एक डिस्क किससे बनाई कि आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस 3 से, और दूसरी थिकनेस T/4 से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन हमें फाइंड करना है। एज यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय mr²/2, ओके। तो जो फर्स्ट डिस्क है उसका रेडियस हमें r गिवन है, सेकंड डिस्क का रेडियस 4r गिवन है। मास की इन्फॉर्मेशन है, बट हमें बोला है कि फर्स्ट डिस्क जो बनाई, जो डिस्क जो प्लेट में से बनाई उसकी थिकनेस 3 थी, ओके। तो अगर उसकी थिकनेस 3 थी
तो अगर उसकी थिकनेस थी ठीक ओके, तो टी अगर थिकनेस है सो रेडियस तो आर रहेगा बट थिकनेस ज़्यादा है, सो आई विल से कि मास कितना होगा, मास विल बी इक्वल टू होगा, लेट्स से दैट इट इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू थिकनेस। ओके, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू थिकनेस का इक्वल होगा, इंटू आर स्क्वायर बाई 2। उसमें डेंसिटी तो आयन की फिक्स ही रहेगी, एरिया हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और थिकनेस टी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पर कि दोनों प्लेट्स का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड करता हूँ आई ए अपॉन आई बी, तो फर्स्ट प्लेट में आर स्क्वायर तो आर एस टू 4 हो जाएगा, तो टी आर एस टू 4 से प्रोपोर्शनल होगा। अब इसमें फर्स्ट प्लेट का अगर मैं थिकनेस टी है, रेडियस आर रेस टू 4 है, और सेकेंड प्लेट की थिकनेस कितनी है टी बाई 4, और दिस इज 4 आर रेस टू 4। सो टी विल गेट कैंसिल, आर रेस टू 4 अपॉन 4 रेस टू 4 आर रेस टू 4 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 क्यूब। तो आई ए इज आई बी अपॉन 4 क्यूब, तो आई की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, मतलब आंसर आएगा सी ऑप्शन। इफ I1 is the moment of inertia of a thin rod about an axis perpendicular to its length and passing to its center of mass, and I2 is the moment of inertia of the ring formed by bending the rod, then तो पहला जो रॉड है ओके, तो उसमें जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ है एंड सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एंड सेकेंड जो रॉड है सेकेंड एक्चुअली एक रिंग है इज फॉर्म बाय बेंडिंग द रॉड, एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I2 की बना। तो I1 अगर देखो मैं I1 की बात करूँ तो बिकॉज इट्स अ रॉड, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज ml स्क्वायर बाई 12। उसकी लेंथ मैंने L मान ली। सेकेंड जो रिंग बनेगी, रिंग रॉड से ही बनी हुई है, तो रिंग का नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, बट जो r होगा वो किसके इक्वल होगा, r विल बी इक्वल टू 2 पाई r विल बी इक्वल टू L। ओके, जो रॉड की लेंथ होगी वो सर्कल का रिंग का सर्कमफरेंस होगा, तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा L डिवाइड बाई 2 पाई। सो आई विल राइट हियर m इंटू L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, मास तो सेम ही रहेगा। सो आई विल टेक I1 बाई I2 लेंगे तो ml स्क्वायर बाई 12 डिवाइड बाई ml स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो ml स्क्वायर विल गेट कैंसल, 4 3 से हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। A circular disk of moment of inertia IT is rotating in a horizontal plane about its symmetric axis with a constant angular speed omega I। तो एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है और एंगुलर स्पीड ओमेगा आई है। अब दूसरे डिस्क ली जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB है, ओके, एंड उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 0 है। अब दोनों को कंबाइन कर दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, सो फाइनल जो दोनों की स्पीड हो गई वो ओमेगा एफ होगी, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से इट इज आई। तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज एनर्जी लॉस ड्यू टू इनिशियली रोटेटिंग डिस्क ड्यू टू फ्रिक्शन, कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी। तो देखो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट दैट अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रूल यूज करूँ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर रहेगा, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स विच इज इंटरनल फोर्स। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, बिकॉज एक ही डिस्क रोटेट हो रही, तो आई टी इंटू ओमेगा आई। फाइनली एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों डिस्क रोटेट हो रही है, तो दोनों का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होगा, पर आई इज इक्वल टू आई टी प्लस आई बी एड हो जाएगा, ओके, एंड ओमेगा एफ। सो यहाँ से मुझे ओमेगा एफ कितना मिलेगा,
आई टी अपॉन आई टी प्लस आई बी इंटू ओमेगा आई। सो मुझे एनर्जी लॉस अगर फाइंड करनी है तो हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर विच इज़ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ आई इंटू ओमेगा एफ स्क्वायर, जिसमें मैं आई टी को ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा आई स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर आई की जगह पर लिख दूंगा आई टी प्लस आई बी एंड ओमेगा एफ की जगह पर लिख दूंगा आई टी अपॉन आई टी प्लस आई बी। इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा एंड फाइनली दैट इज ओमेगा आई स्क्वायर। तो यहां से एक आई टी प्लस आई बी कैंसिल हो जाएगा। हाफ कॉमन, आई टी कॉमन एंड यहां पर ओमेगा आई स्क्वायर भी कॉमन, तो अंडर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस आई टी डिवाइड बाई आई टी प्लस आई बी एंड इफ आई विल सिंप्लीफाई इट तो हो जाएगा हाफ आई टी ओमेगा आई स्क्वायर आई टी प्लस आई बी माइनस आई टी इज आई बी डिवाइड बाई आई टी प्लस आई बी। So our final answer will be half IT IB omega I square divided by IT plus IB. So that is our option number D. Going to the next question, the instantaneous angular position of a point on rotating wheel is given by this. The torque on the wheel. तो theta हमें given है, okay? Angular displacement given है 2t cube minus 6t square. हमें torque find करना है. Torque is equal to होता है I इंटू अल्फा। ओके, सो वी नीड अल्फा, तो अल्फा फाइंड करने के लिए मैं पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो आई विल गेट ओमेगा, तो विच इज 6t स्क्वायर माइनस 12t। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अल्फा मिलेगा विच इज डी ओमेगा बाई डी टी एंड दैट इज 12t माइनस 12। सो यहाँ से मुझे अल्फा मिल जाएगा। ओके, now I have to find out I as well, so because it's a wheel, तो wheel का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, that is mr स्क्वायर। so तो एक्चुअली आई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बिकॉज हमें अल्फा, हमें पता है कि टॉर्क कब जीरो होगा, जब अल्फा जीरो हो जाएगा। तो अल्फा कब जीरो होगा वो फाइंड कर लेते हैं, इसको जीरो से इक्वेट कर दो, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड। सो ये हमारा आंसर होगा। The circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r equal to 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kilogram meter square. एक circular platform है which is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r equal to 2 meter and its moment of inertia about the axle is 200 kilogram meter square. तो ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म होगा, r इसका 2 मीटर है, ओके, and moment of inertia is 200 kilogram meter square. It is initially at rest. A 50 kilogram man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground. The time taken by the man to complete one revolution. तो मैन यहाँ पर एज के ऊपर खड़ा हुआ है, ओके, एंड he will start to walk along the edge, okay, at the speed of 1 meter per second relative to the ground. ग्राउंड के रिलेशन में वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द वन मैन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है तो डिस्क के प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। नाउ लेट्स से कि अगर वो स्टार्ट करेगा जब मूव करना, तो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सो दैट इज I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2।
इनिशियली एंगुलर मोमेंटम 0 था, रेस्ट पे था सब कुछ। अब मैन ने स्टार्ट किया तो मैन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एम वी आर, वेर एम इज मास, वी इज इट स्पीड। जो स्पीड कौन सी है, रिलेटिव टू द ग्राउंड, ओके, इन टू जो रेडियस है, रेडियस इज गिवन बाई 2 मीटर प्लस उसका जो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आई ओमेगा के इक्वल होगा, वेर आई इज द आई कितना है, तो आई इज गिवन बाई, बिकॉज सर्कुलर प्लेटफॉर्म इट्स अ डिस्क, ओके, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ले लेते हैं, एंड ओमेगा एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 प्लस मास ऑफ द डिस्क इज moment of inertia हमें directly given actually, so we'll take the moment of inertia only. So that is 200 multiplied by omega. So यहाँ से मुझे ओमेगा कितना मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा -1/2, ओके, मतलब डिस्क प्लेटफॉर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा विद द स्पीड ऑफ -1/2 रेडियन पर सेकेंड। अगर यहाँ से मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करूँ, एज ऑफ द डिस्क की वेलोसिटी v/r लिख कर, तो v मिल जाएगा -1/2 इंटू r की वैल्यू हमें गिवन है 2 मीटर, सो डेट इज -1 मीटर पर सेकेंड। तो इफ यू कैन सी के डिस्क कितनी स्पीड से रोटेट हो रही है, -1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, दैट मीन्स ओवरऑल अगर देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कितनी हो जाएगी, तो उसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 है, डिस्क की स्पीड -1 है, तो टोटल जो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इतनी स्पीड से अगर वो सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा कि 2πr एंड स्पीड इज 2। तो यहाँ से मुझे पाई की वैल्यू पाई रखनी है, आर की वैल्यू हमें गिवन है 2, सो हमारा आंसर विल बी 2π सेकेंड्स, दैट मीन्स सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। A second pendulum is mounted in a rocket, its period of oscillation decreases when the rocket, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√L/g के इक्वल होता है, ओके। तो मतलब g इज द इफेक्टिव ग्रेविटी। तो पहले केस में देखो कम्स डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर रॉकेट नीचे की साइड आ रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इन दैट केस ma फोर्स ऊपर लगेगा, mg फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट ग्रेविटी g - a के इक्वल हो जाएगी, ओके। यहाँ पर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, g - a के इक्वल होगी। अगर मूव्स राउंड द अर्थ इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, अगर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पे होगा तो द इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी 0 एक्चुअली, बिकॉज वो फ्री फॉल में होगा, g - g इज 0। मूव्स ऑफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी g के इक्वल होगी, एंड मूव्स ऑफ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर इफेक्टिव ग्रेविटी g + a के इक्वल होगी। सो कहाँ पर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, तो ये केस में तो सेम ही रहेगा, ये केस में 0 हो जाएगी, अगर 0 तो t इनफाइनाइट हो जाएगा, ओके। ये केस में कम होगी ग्रेविटी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ये केस में ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा, तो ये वाला केस हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। द एम्पलीट्यूड एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ SSM are 5 and 6 respectively, at the distance 2.5 cm away from the mean position the phase will be। तो एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, पीरियोडिक टाइम हमें गिवन है 6 सेकेंड्स, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, उसका फेस कितना होगा। तो लेट्स फाइंड करते हैं कि x इज इक्वल टू लिख देता हूँ a cos, बिकॉज मीन पोजीशन से पूछा है ना, सो आई विल राइट a sin ओमेगा t + 5। तो x हमें दे रखा है 2.5, a की वैल्यू दे रखी है फिक्स
5 सॉरी, ओमेगा 2π/6 2π टाइम पीरियड इंटू टी 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ से 2.5/5 1/2 मिल जाएगा, तो 1/2 की वैल्यू मिल जाएगी साइन फाइव के इक्वल, तो फाइव की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री विच इज π/6 रेडियन। सो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। Ambient time period in SSM is this and this. If the initial phase is π/2, then the equation of SSM will be the equation of SSM finding initial phase π/2 है। तो इक्वेशन ऑफ SSM क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी तो ए हमें दे रखा है 0.5, ओमेगा की जगह पर 2π/0.4 और फाई कितना दे रखा है? π/2। तो ये π/0.2 हो जाएगा विच इज π/0.2 इज 5π। और साइन π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 5π/t लिखेंगे, 5π/t लिखेंगे। तो हमारा आंसर विल बी डी ऑप्शन। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस y1 and y2. The phase difference in the velocity of particle 1 with respect to velocity of particle 2 is तो फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस वेलोसिटी में कितना होगा? नाउ इसका π/3 है फेस, और यहाँ पे कॉस है, तो इसको मैं अगर साइन में कन्वर्ट करूँ तो आई साइन πt प्लस π/2। ओके, साइन πt प्लस π/2 लिख सकते हो, साइन π/2 माइनस πt भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। बट लेट्स सी कि यहाँ पर ये π/2 फेज है, यहाँ पर π/3 फेज है, तो डिफरेंस कितना आएगा फेज का? विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2 पूछा है, तो π/2 माइनस π/3 करेंगे तो 3π माइनस 2π π/6 आएगा। ओके, तो बी ऑप्शन आएगा। A simple pendulum performs simple harmonic motion about x equal to 0 with an amplitude a and amplitude t. The speed of the pendulum at x equal to a/2. तो स्पीड फाइंड करनी है, तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ओमेगा हमें 2π/t लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड एज इट इज एक्स की वैल्यू a/2 लिखेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 2π/t और अंडर हो जाएगा 4a² 3a²/4, सो डेट इज 2π/t इंटू √3a/2, तो हो जाएगा √3πa/t, which is A option. Going to next question. A body of mass 5 gram is executing SSM about a point with amplitude 10 and its maximum velocity is 100. Its velocity will be 50 at a distance of, तो v इज इक्वल टू हमें दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है? यहाँ पर मास दे रखा है 5 ग्राम, ओके, एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी 50 दे रखी है एट सम पॉइंट, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस x हमें फाइंड करना है, मेन पोजिशन ऑफ। ओके, सो यहाँ से मैं एक्चुअली ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास v तो ऑलरेडी अवेलेबल है 50, ओमेगा हमें नहीं पता, बट ओमेगा हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू ए, तो ओमेगा हो जाएगा vm डिवाइड बाई ए। vm इज 100, a इज 10, तो हमारा आंसर विल बी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 10 पुट कर देंगे, a स्क्वायर इज गिवन बाई 10 स्क्वायर एंड x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट विच इज़ 25 इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 75 और x आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 75, अंडर रूट ऑफ 75 25 3 ज़्यादा 5√3 आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी सी ऑप्शन। A total energy of the body executing SSM is E, and the kinetic energy when the displacement is half of the amplitude.
डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, पर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वो एक्स ए बाई टू पुट करेंगे तो वो हाफ के स्क्वायर बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। तो हाफ के स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ई बाई 4 के इक्वल होगी। तो एट दैट पॉइंट जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ई माइनस ई बाई 4 के इक्वल होगी, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 3E/4। ओके, तो सी ऑप्शन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एट सिस्टम इज 2.5 जूल एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो टोटल एनर्जी फाइंड करें। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है 2.5 जूल। तो अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा तो ये हाफ के स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एंड उसमें हाफ के स्क्वायर को मैं ई लिख सकता हूँ विच इज़ द टोटल एनर्जी। तो यहाँ से मुझे टोटल एनर्जी कितनी मिल जाएगी? 10 जूल मिल जाएगी। सो और आंसर विल बी बी ऑप्शन। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा इन ए रिस्पेक्टिवली, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज टी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज वी अंडर रेशियो ऑफ टी बाई वी। हमें टोटल एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। टोटल एनर्जी वी कैन राइट इट एज हाफ के ए स्क्वायर ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ के तो कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज हमें एक्चुअली वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो वी नो डेट वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी बाई ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सो और आंसर क्या आ जाएगा? ओके, सॉरी इट्स नॉट टोटल एनर्जी, इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी अपन पोटेंशियल एनर्जी है, तो ऊपर एक्चुअली हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी टोटल माइनस, इसको लिख देते टोटल माइनस पोटेंशियल लिख देता, या ऊपर हम लिख सकते हैं ना, ऊपर वी कैन राइट इट इज एक्चुअली यहाँ से देखो हाफ के कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर is D option. When the potential of a particle executing SSM is 1/4 of its maximum value, तो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर u e/4 के इक्वल होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो a/2 के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? a/2 के। सो वापस हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा।
टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एक्शन डिपेंड्स ऑन, टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाफ के ए स्क्वायर, सो के ऊपर डिपेंड करेगी और ए के ऊपर, मतलब बी ऑप्शन आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग शोन इन द फिगर विल बी, तो दो स्प्रिंग्स है दोनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी K1 K2 upon K1 plus K2. So now it will be, time period will be, frequency will be 1 upon 2 pi omega, इसमें ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ K by M, पर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट को लिख देंगे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और M एज इट इज, सो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। गोइंग टू नेक्स्ट, two identical spring of constant K are connected in series and parallel shown in figure. If a mass M is suspended from them, the ratio of the frequency of vertical oscillations. तो frequency of vertical oscillation find करनी है, ओके तो दोनों केस में अगर देखो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ, अभी जो हमने देखा कि रूट ऑफ K by M, तो M तो दोनों केस में सेम है, 1/2 pi is also same, so it will become root of K1 by K2. K1 which is a spring equivalent spring constant in the first case. The first case में because series में हम, तो equivalent spring constant कितना हो जाएगा, see अगर मैं फाइंड भी करूँगा K into K upon K plus K, तो वापस आंसर K ही मिलने वाला है, सॉरी K by 2 मिल जाएगा। और सेकेंड केस में अगर मैं फाइंड करूँगा तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2K हो जाएगा। तो K1 की जगह पर लिखेंगे K by 2 और K2 2K, सो आवर आंसर विल बी 1/4 एंड विच इज इक्वल टू 1/2, ओके विच इज सी ऑप्शन। Going to next question, if a spring has time period T and is cut into n equal parts and time period of each part, so time period is depends on 2 pi root of M by K. ओके अब देखो टाइम पीरियड अगर एक स्प्रिंग है उसको एन पार्ट में कट कर देंगे, एन पार्ट में कट करेंगे हम, तो इट इज लाइक एन स्प्रिंग्स इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, इनिशियल ओरिजिनल स्प्रिंग का K है, तो बाद में आई कैन से लेट्स से दिस इज K डैश, ये भी K डैश, ये भी K डैश, ये भी K डैश, तो टोटल जो सीरीज में अगर जो स्प्रिंग होती है उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है, K डैश बाई N हो जाता है। तो K की वैल्यू अगर K डैश बाई N के इक्वल है तो K डैश क्या हो जाएगा, NK के इक्वल होगा, मतलब हर एक स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी हो जाएगी, NK के इक्वल हो जाएगी। ओके तो एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड अगर मुझे फाइंड करना है, ये इनिशियल स्प्रिंग का टाइम पीरियड है, एक इंडिविजुअल स्प्रिंग का कितना हो जाएगा कि M अपॉन K डैश हो जाएगा। तो इन दैट सिनारियो जो टाइम पीरियड होगा, अगर मैं रेशियो लूँगा T बाई T डैश, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ K डैश बाई K हो जाएगा, इसमें K डैश को मैं लिख दूंगा NK, तो T इज इक्वल टू रूट N इंटू T डैश हो जाएगा, और T डैश इज इक्वल टू T बाई रूट N हो जाएगा, विच इज बी ऑप्शन। गोइंग टू नेक्स्ट, अ मास M is suspended separately by two different spring of spring constant K1 and K2 gives the same time period T1 and T2 respectively. If mass M is connected by both spring as shown in the figure, then the time period will be, तो मतलब एक सिंगल स्प्रिंग कनेक्ट के साथ मास कनेक्ट किया
तब हमें टाइम पीरियड कितना मिला T1। दूसरी स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया तो हमें टाइम पीरियड मिला T2। अगर दोनों स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे मास को तो हमारा टाइम पीरियड कितना होगा। सो as you know that in this scenario अगर मैं दोनों स्प्रिंग को कनेक्ट करूंगा तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 पैरेलल में। तो ओके अगर K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 के इक्वल होगा तो K इक्विवेलेंट की जगह पर मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। तो यहाँ से मैं k इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई टी स्क्वायर, यहाँ पर लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई T1 स्क्वायर एंड यहाँ पर लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई T2 स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर। मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा T⁻² is equal to T1⁻² plus T2⁻², which is D option. Two spring of spring constant K1 K2 join in series, the effective spring constant of the combination. तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो K1 K2 upon K1 plus K2, which is D option. A cylindrical piston of mass m slides smoothly inside a long cylinder closed at one end enclosing a certain mass of gas. The cylinder is kept with its axis horizontal. If the piston is disturbed from its original position, it oscillates simple harmonically the period of oscillation. मतलब सपोज करो ये यहाँ पर एक गैस है जो सिलेंडर के अंदर एंक्लोज है। अब मैं इसको थोड़ा पुश करता हूँ, ये पिस्टन को थोड़ा पुश करता हूँ। कितना पुश करूँगा, लेट्स से मैंने x डिस्टेंस पुश किया तो SHM मोशन परफॉर्म करेगा। नाउ कंसिडरिंग कि यहाँ पर कोई कंसिडरिंग के ये जो मैंने पुश किया उसकी वजह से टेम्परेचर कोई चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो PV इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके एंड अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस मान लेते बिकॉज कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ऐसा मान लेते हम, तो डेल्टा P इंटू वी, अगर मैं इसको चेंज फाइंड करूँ, डेल्टा PV फाइंड करूँ अगर दोनों साइड, तो डेल्टा PV प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे डेल्टा P चेंज इन प्रेशर कितना मिलेगा कि माइनस P डेल्टा V बाई V के इक्वल मिलेगा। एंड दिस चेंज इन प्रेशर, जो प्रेशर चेंज होगा उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाई डेल्टा P इंटू एरिया। सो माइनस P डेल्टा V बाई V इंटू एरिया। नाउ एरिया हमें ए दे रखा है। ओके सो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयर मास इज गिवन बाय m इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारा a कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा माइनस P डेल्टा V बाई V a अपॉन m। अब डेल्टा V कितना होगा यहाँ पर, तो डेल्टा V अगर मैं फाइंड करूँ भी कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा, कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा, ये चेंज वॉल्यूम चेंज हुआ तो ये वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट विच इज a इंटू एक्स। तो मैं डेल्टा V की जगह पर क्या पुट करूँगा, a इज इक्वल टू माइनस P बाई V m a, वॉल डेल्टा V की जगह पर लिखूँगा a इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस P a स्क्वायर Vm x। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है फॉर SHM मोशन। अगर कंपेरिजन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी PA स्क्वायर अपॉन VM, तो ओमेगा हो जाएगा P बाई VM अंडर रूट इंटू ए। और टाइम पीरियड कितना मिलेगा, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर एक्चुअली वॉल्यूम को हम लिख देंगे, एक्चुअली वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें लिख देंगे द एरिया इंटू ओरिजिनल हाइट। तो एक एरिया कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ PA बाई HM।
and time period is 2 pi by omega, where omega is hm upon pm. So which is A option. Going to next question. Three masses are suspended at the end of a spring as shown in the figure. When the 700 gram mass is removed, the system oscillates with a period of 3 seconds. When the 500 gram mass is removed, the system oscillates with a period of how much? तो पहले 700 ग्राम वाला मास निकल दिया. ओके तो अब एज यू नो कि सिस्टम जब ऑसिलेट करेगा ये स्प्रिंग मास, तो दैट इज टाइम पीरियड कितना होगा? रूट 2 पाई रूट m बाई k. ओके सो k तो सेम ही रहेगा, स्प्रिंग तो सेम ही रहेगा, मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू रूट m. तो इफ आई टेक द रेशियो t1 बाई t2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ m2 बाई m1 बाई m2. तो पहले जब 700 ग्राम मास रिमूव कर दिया था तब टाइम पीरियड कितना था? 3 सेकेंड्स. तो यहाँ पर m1 क्या लेंगे? अगर 700 मास रिमूव कर दिया तो बचेगा कितना मास? 900 ग्राम. अब उसमें से 500 भी रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर 400 ग्राम बचेगा. तो 3 बाई t2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 बचेगा. सो फाइनली t2 विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स. तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन. Going to next, a hollow sphere is filled with water through a small hole in it. It is then hung by a long thread and made to oscillate as the water slowly flows out of the hole at the bottom. The period of oscillation मतलब एक यहाँ पर एक sphere है, hollow sphere, उसके अंदर पहले पानी भरा हुआ है. ओके तो तब वो ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम. अब वो वाटर धीरे धीरे फ्लो आउट हो गया, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो इन दैट केस देखो टाइम पीरियड जो होती है पेंडुलम की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी. l इज द इफेक्टिव लेंथ. तो पहले जो अगर वाटर फिल किया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर. तो ये हमारी l हो जाएगी लेंथ. अब जब पानी धीरे धीरे रिमूव खाली होगा तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, वो शिफ्ट होता जाएगा. बिकॉज पानी जैसे नीचे जाएगा सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाता रहेगा. एंड फाइनली हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड हो जाएगा. ओके अनटिल के पानी बिल्कुल हाफ हो गया तब सेंटर ऑफ मास सबसे नीचे होगा. अब पानी हाफ से भी कम होगा तो वापस सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा. ओके सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. एंड फाइनली जब बिल्कुल पानी खाली हो जाएगा तो वापस सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पर आ जाएगा. तो पहले लेंथ इंक्रीज हुई फिर लेंथ डिक्रीज हुई. सो दैट मीन्स लेंथ पहले अगर इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज इज टू ओरिजिनल वैल्यू. सो दैट इज द डी ऑप्शन. ओके तो दैट्स ऑल. सारे 45 क्वेश्चंस. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. थैंक यू.